बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 है जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। ठीक है, अब बोहर ने हाइड्रोजन एटम को एज अ मॉडल लेके डिफरेंट टर्म्स लाइक डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस किया, रेडियस को, एनर्जी लेवल्स को डिस्कस किए। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है। सबसे पहले क्या है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम का ऑर्बिट का क्या रेडियस होगा वो इससे फाइंड किए। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी फाइंड किया, एनर्जी डिफरेंस फाइंड किया दो ऑर्बिट्स के दरमियान, डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर फाइंड किया। ठीक है, हम इन तीनों एप्लीकेशन को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, कि एक एटम के ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। ठीक है, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द शेल होगा, उसको फाइंड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आपको बताया हुआ है एक एटम का एक मॉडल प्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें क्या है, न्यूक्लियस भी मेंशन किया हुआ है और ऑर्बिट भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में। अब उस इलेक्ट्रॉन का कोई मास भी है, वो किसी वेलोसिटी के साथ भी मूव कर रहा है और कुछ उसका रेडियस भी कुछ है। ठीक है, जो कि फाइंड करना है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको इन्होंने ई के साथ शो किया हुआ है और न्यूक्लियस को इन्होंने जेड ई के साथ शो किया हुआ है। अब जेड का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया हुआ है। अब लिखा हुआ है क्या है, कंसिडर एन एटम हैविंग एन इलेक्ट्रॉन ई मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज जेड ई, वे जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर है। लेट m be the mass or the radius of the orbit and v the velocity of the revolving electron। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसका कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, कुछ चार्ज है, उसको इन्होंने चार्ज को e से प्रेजेंट किया हुआ है और प्रोटॉन के चार्ज को भी इन्होंने e से प्रेजेंट किया हुआ है और z इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, according to Coulomb's law, the electrostatic force of attraction between nucleus and electron is F is equal to Q1 by Q2 और स्क्वायर। अब आपको पता है कि कूलम्स लॉ के डेरिवेशन क्या है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हम साथ साथ सॉल्व करते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस होता है Q1 एंड Q2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेडियस में। ठीक है, अब यहाँ पे कूलम फोर्सेस को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहा गया। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। ये जो इक्वेशन ये इन्होंने की हुई है यहाँ पे एक्सप्लेन है, ये डायरेक्टली है, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो फोर्सेस क्या है, कूलम्बिक फोर्सेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है। ठीक है, अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स के साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने कांस्टेंट लिख दिया। अब Q1 Q2 को, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को, तो चार्जेस को ही पढ़ रहे हैं, तो आप Q1 और Q2 को, एक को आप इलेक्ट्रॉन मेंशन करते हैं, एक को आप प्रोटॉन, तो क्या आ जाएगा, K ZE फॉर एग्जांपल। इसको आप एटॉमिक नंबर, साथ में इसका प्रोटॉन आ गया, और Q2 को आप इलेक्ट्रॉन E के साथ इसको मेंशन करें तो वो क्या आ जाएगा, बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अच्छा, अब यहाँ पे K की क्या वैल्यू है, कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू, K की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू डालें तो ये हमारे पास आ जाएगा, K की जगह हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं।
और जेड ई को हम लोग जेड ई स्क्वेयर कह देते हैं। बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो इसको आप क्या कह देते हैं, जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, यहाँ तक हो गया। कूलम्स किसके इक्वल है, कोलम्बिक फोर्सेस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्क्वायर, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है। Q1 Q2 को इन्होंने इक्वल किया हुआ जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर। इस इक्वेशन को ये कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्क्वायर आ गया, वेयर एप्सिलॉन इज द वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कांस्टेंट की वैल्यूज आई हुई है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू, 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डैश जॉल्स मीटर है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको आपने कोलम्बिक फोर्स के इक्वल कहा है, ठीक है, उसको बैलेंस करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगी, mv² बाय आर के इक्वल होगी। तो आपने दोनों फोर्सेस को आपने किया है, इक्वल किया और बैलेंस किया। तो लिखा कैसे है कि mv² डिवाइडेड बाय आर, जो लास्ट इक्वेशन है उसी को हम आगे लेके जाते हैं, इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक आर, ये आर इस आर के साथ कैंसिल हो गया, मीन्स एक आर दूसरे आर के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, सिंगल आर। ठीक है, ये आर रह गया। अब आर को यहाँ पे लाने के लिए आप इसको क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, किसकी इक्वल आ गया, इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आर की आपने वैल्यू लेनी है तो बाकी जो भी इसके साथ है इसको आपने डिवाइड पे ले जाना है। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। आपने आर की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी आप इसको डिवाइड पे लेके, ठीक है, यहाँ तक आपके हो गया। इस इक्वेशन के अंदर नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी आर की वैल्यू जिस वक्त ड्राइव हुई है तो वो उसको इक्वेशन का नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट आपने एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा है जो किसके इक्वल था, एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई था। ठीक है, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या किया, हमने मास और रेडियस को डिवाइड में ले गए तो वो इसके साथ आ गया 2 पाई के साथ, तो 2 पाई एम आर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब v हमने v स्क्वायर लिए तो एज अ होल इक्वेशन पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले दिया, तो वो क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या है, हमें v स्क्वायर की वैल्यू देखिए। अब ये वैल्यू जो होगी आपने इक्वेशन 2 में पुट करती है। इक्वेशन 2 क्या थी, अब आपने क्या किया, v स्क्वायर की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। ठीक है, जहाँ पे आपने r को मेंशन किया हुआ था, r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर था। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप पहले ये v स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हैं या फिर v को यहाँ पे लाके एज अ होल उसका स्क्वायर ले, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू ली है तो आपके पास क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो वैल्यूज कैंसिल होती है आपने उनको कैंसिल कर दें। देखिए यहाँ पे जैसे 4 कैंसिल हो रही है 4 के साथ, पाई कैंसिल हो रहा है स्क्वायर के साथ। ठीक है, क्योंकि 2 पाई है, 1 पाई कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है स्क्वायर के साथ, अगेन
आर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे आर के स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह गया 1/1 के इक्वल किस तरफ अब कोई कुछ भी नहीं है, तो हमने नॉमिनेटर में भी 1 ले लिया और डिनोमिनेटर में भी 1 को ले लिया, तो पीछे क्या रह गया जेड ई स्क्वायर, यहाँ पे जेड ई स्क्वायर एक पाई रह गया, पाई एम और साथ में आर रह गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यूज जो रह गई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर रह गई। ठीक है, अब जो वैल्यूज रह गई इसको हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जेड ई स्क्वायर पाई एम आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब इनको यहाँ पे अगेन क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, जेड ई स्क्वायर पाई एम आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो बाकी ये जितनी वैल्यूज़ हैं इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू पाइस एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाई एम आ गया, जो हमारे पास इक्वेशन 5 होगी। यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन एटम को ऐसा मॉडल लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 1 आता है, तो Z को आप किसके इक्वल ले देंगे, 1 के इक्वल लेंगे। बाकी इक्वेशन लास्ट वाली ही है, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर पाई एम आ जाएगा। ठीक है, Z की जगह आप क्या किया है, 1 लगा दिया, यहाँ पे आपने Z की जगह 1 की वैल्यू को पुट कर दिया, बाकी इक्वेशन वही है, पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई स्क्वायर पाई एम आ जाएगा। ठीक है, अब 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो इस वजह से 1 को नहीं लिख रहे। R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब पहले आपने किसको ड्राइव किया था, वेलोसिटी को ड्राइव करके वेलोसिटी को आपने रिमूव करवाया था। ठीक है, उसकी डेरिवेशन थी, और फिर आपने Z इस वजह से क्या था कि आप हाइड्रोजन का ले रहे हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आता है, तो यहाँ पे अब ये देखें कि वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ n वेरिएबल है, बाकी सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी भी अगर होता है तो ज़ाहिर है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो चेंज होती, तो इस वजह से किसी एक वेरिएबल को लेके बाकी सबको क्या किया हुआ है, कांस्टेंट किया हुआ है। तो R इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज बाकी रह गई है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी हुआ है क्या है कि ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई ई स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ये आपके पास दूसरा कांस्टेंट आ गया जिसकी वैल्यू आपके पास दी गई है, जो किसके इक्वल है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.529 ऑंगस्ट्रॉम के इक्वल है। ठीक है, पहले आपके पास एक कांस्टेंट आया था, जो क्या कांस्टेंट था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल था। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू होती है, अब ये दूसरा कांस्टेंट है जो किसके इक्वल है, ए नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई ई स्क्वायर एम, और इसकी वैल्यू क्या है, 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इक्वेशन जो 6 थी इसी को लेते हैं, रेडियस हमारे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है किसी भी एटम का। यहाँ पे हाइड्रोजन को मॉडल लिया हुआ है, तो हाइड्रोजन को ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सो R इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, therefore radius of a orbit having n is equal to 1 2 3 और एज फॉलो कि n कुछ भी हो सकता है, वो फर्स्ट शेल भी हो सकता है, सेकंड शेल भी हो सकता है, थर्ड शेल भी हो सकता है। अब रेडियस किसी भी शेल के लिए फाइंड करने का क्या तरीका है कि आपने यही फार्मूला लिखना है, ये फार्मूला जो आपके पास मेंशन है। ठीक है, ये लिखना है। अगर आपसे रेडियस पूछा हुआ है सेकंड शेल का, ठीक है, तो इट्स मीन कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो आपने n की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर, उसका स्केल लेना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट के साथ, वो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, जब n 1 होगा तो r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आप रेडियस फाइंड कर रहे हो फर्स्ट शेल का। ठीक है, तो आपने n की जगह 1 लिख के 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529
करेंगे तो वैल्यू ज़ाहिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप रेडियस फर्स्ट शेल का क्या आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है, आर को आप जिस वक्त लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, सेकंड शेल के लिए रेडियस फाइंड कर रहे हैं तो एन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 के साथ तो आपके पास क्या आ गया 2.11 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जिस वक्त थर्ड शेल का रेडियस फाइंड कर रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 3 9 आ जाएगा, 9 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.529 के साथ तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी 4.75 एंगस्ट्रॉम आ गया। और जिस वक्त आप फोर्थ शेल का रेडियस फाइंड करोगे तो एन हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने आर को मेंशन कर देना है 4 कि आप फोर्थ शेल के लिए फाइंड करो, तो 4 का स्क्वायर 4 4 16 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.529 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 8.4 एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन। ठीक है, आप किसी भी शेल का रेडियस का फाइंड कर सकते हैं। क्या इसका क्या इक्वेशन में आपने जो शेल नंबर होगा वो लिखना है, उसका स्क्वायर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है कांस्टेंट के साथ तो आपके पास उस शेल का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, ये बोहर की फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि जिसमें हाइड्रोजन को एज अ मॉडल लिया हुआ है, मॉडल एटम लिया हुआ है और किस ये शेल के रेडियस किसी भी शेल के रेडियस को फाइंड किया गया है, चाहे वो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, जो भी शेल है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि R1 की वैल्यू 0.529 है कि x एंगस्ट्रॉम है कि जितना शेल नज़दीक होता नज़दीक है न्यूक्लियस के उतना उसका डिस्टेंस क्या है रेडियस, ऑब्वियस बात है वो कम है तो फर्स्ट शेल की वैल्यू 0.529 है, सेकंड शेल की वैल्यू क्या है 2.11, थर्ड शेल डबल हो रहा है 4.75 है, फोर्थ शेल थर्ड के डबल हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है तो 8.4 एंगस्ट्रॉम आती है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है, वो भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। आपकी बुक पे अगर कोई एग्जाम्पल है तो हम उसको भी देख लेते हैं रेडियस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल 2.1 है, आप बेशक अपनी बुक्स को खोल दें। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम। हाइड्रोजन आइटम के थर्ड एंड फोर्थ का पूछा हुआ है जो यहाँ पे सॉल्व भी हुआ है। आप थर्ड है तो तब क्या डिस्टेंस आ जाएगा 4.761, यहाँ पे ये मेंशन हुआ है बच्चों थर्ड शेल के लिए भी, और R4 के लिए 4 का स्क्वायर है तो 8.4 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे ये मेंशन है। तो इसके साथ इसकी एग्जांपल भी जो कि क्या है 2.1 है वो भी सॉल्व होगी। ठीक है, ये अब इसकी आपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल कोई नहीं है, ईजी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।